बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एयर 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी। रिक्वायरमेंट नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दो कॉलम बना लोगे, हेडिंग डालोगे सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीन कॉलम बनेंगे आपके बेसिस के, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते क्या हैं? Capital expenditure is that amount spent on the more valuable goods or services which is used for the long duration। वो expenditures जो हम spend कर रहे होते हैं किसी भी goods और services को हासिल करने के लिए long duration के लिए। सपोज हमें किसी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई चीज़ गुड्स हमने परचेज़ की है ताकि उस गुड्स को हम लॉन्ग पीरियड के लिए उसको हम यूज़ कर सकें। उस पर जो एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं वो हमारे कौन से एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इज दैट अमाउंट स्पेंड ऑन द मोर गुड्स और सर्विसेज विच इज़ यूज या कंज्यूम इन द शॉर्ट ड्यूरेशन। वो एक्सपेंडिचर जो जिस पे हम गुड्स यानी कि परचेज कर रहे होते हैं या सर्विसेज परचेज कर रहे होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी कि कम टाइम के लिए हम उन गुड्स को अवेल कर रहे होते हैं, उस पर उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। परचेज ऑफ लैंड, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, लीगल फीस इन्वॉल्व इन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। हम फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, जैसे कि हमारे पास ज़मीन है, व्हीकल्स है, ऑफिस इक्विपमेंट है, जैसे कि मशीनरी वगैरह भी हो गई है। उसको जो हम परचेज़ कर रहे होते हैं वो लॉन्गर पीरियड के लिए कर रहे होते हैं। एक मशीन हम परचेज़ करते हैं ताकि हम उसको सालों साल उसको फ़ायदा हासिल कर सकें। तो उसकी मशीन पर जो कॉस्ट आ रही होती है, जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, वो हमारे कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इसी तरह आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल, गुड्स बाउट फॉर रीसेल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑल रनिंग एक्सपेंसेस सच एज स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड एक्सेट्रा। हर वो एक्सपेंडिचर्स जो आपके डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं, जैसे कि स्टेशनरी हमें मंगवानी होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। जब हमने इसकी एग्जांपल यानी कि मीनिंग क्या की थी हमने? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, छोटे अरसे के लिए, यानी कि स्टेशनरी की हमने पेमेंट कर दी, रेंट वगैरह की पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट हमने पे किया, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर्स हम कर रहे होते हैं वो हमारे एग्जाम्पल कौन किसकी आ जाएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। इसी तरह नेचर पे आ जाते हैं भाई। इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर है, इट इज़ नॉन रिक्योरिंग इन नेचर। नॉन रिक्योरिंग नेचर का मतलब, रिकरिंग का मतलब क्या है? रिपीटेटिव, यानी कि बार बार जो आपके रिपीट हो रहा होता है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि आपके बार बार रिपीट नहीं हो रहे होते हैं, बार बार रिकरिंग नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ रिकरिंग इन नेचर, यानी कि बार बार ये एक्सपेंडिचर्स रिपीट हो रहे होते हैं। आपने कभी कोई रेंट पे किया तो बार बार हर महीने आप उसको रेंट पे कर रहे होते हो, इंटरेस्ट पे किया तो हर महीने जो इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, स्टेशनरी आपने खरीदी जो डेली बेसिस पे आपकी यूज़ हो रही होती है, इस पर बार बार हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं। तो ये बार बार रिपीटेटिव होते हैं, ये कम रिपीट होते हैं, यानी कि इसकी ड्यूरेशन में जब आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ड्यूरेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 1 ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की ड्यूरेशन कितनी होती है? मोर देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हम जो एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, यानी कि जिस गुड्स को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, ताकि सपोज कर लेते हैं हम एक मशीनरी परचेज करते हैं, उस मशीनरी को हम सालों साल यूज़ करेंगे, लेकिन उस पर जो एक्सपेंडिचर्स यानी कि 1 साल, मोर देन 1 ईयर मतलब यानी कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं वो कौन से एक्सपेंडिचर्स होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, यानी कि ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? मोर देन 1 ईयर। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ अप टू 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर वो एक्सपेंडिचर्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, यानी कि हमने रिपीट इन नेचर होते हैं, बार बार हम उस एक्सपेंडिचर्स को कर रहे होते हैं, तो वो कौन सी ड्यूरेशन कहलाएगी इसकी? अप टू 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर उसकी एक्सपेंडिचर्स हम कर रहे होते हैं। क्वेश्चन में अपना मीनिंग में भी हमने पढ़ा था कि शॉर्ट ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन पता चल गई, ड्यूरेशन कितनी है? अप टू 1 ईयर। लॉन्ग ड्यूरेशन, कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन पे? मोर देन 1 ईयर, 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आते हैं, एक कॉलम है हमारा, इट विल बी पोस्टेड इन द बैलेंस शीट। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हम इसको बैलेंस शीट में पोस्ट कर रहे होते हैं। सपोज करो बैलेंस शीट की कॉलम में हम इसको लिख रहे होते हैं, जैसे कि मशीनरी लिख रहे होते हैं, इक्विपमेंट लिख रहे होते हैं, तो ये सारे आइटम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के आइटम आपके कहाँ जा रहे होते हैं? बैलेंस शीट में। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर रेवेन्यू सेक्शन देखा जाए तो इट विल बी पोस्टेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स आपके इनकम स्टेटमेंट में इसको हम पोस्ट कर रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
Requirement number 2. Define depreciation from the viewpoint of accounting and state whether it is a loss or an expense. आपको डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है और ये भी बताना है कि ये डेप्रिसिएशन जो है वो लॉस है या फिर एक्सपेंस है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की हेडिंग डाल दोगे। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर until the value of the assets becomes zero or negligible. सिंपल डेप्रिसिएशन आपकी क्या होती है? रिडक्शन, रिड्यूस वैल्यू होती है किस पे? जो हम फिक्स एसेट्स पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब तक कैलकुलेट कर रहे होते हैं जब तक उसकी वैल्यू या तो जीरो नहीं हो जाती या तो नेग्लिजिबल नहीं होती। नेग्लिजिबल सपोज करो हमने 5 लाख रुपए की कोई मशीन परचेज की है, उसकी वैल्यू कम होते होते 10,000 रुपये रह जाती है। जब तक ये नेग्लिजिबल वैल्यू ना हो जाए तो वो हम क्या कहेंगे? उसको डेप्रिसिएशन। आगे पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट हाउ मच ऑफ एन असेट्स वैल्यू हैज़ बीन यूज्ड अप। डेप्रिसिएशन आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपने जो अपने असेट्स की वैल्यू जो है वो कितनी यूज़ कर चुके हो, असेट्स आप अपना कितना यूज़ कर चुके हो। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस नॉट अ लॉस। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपके पास ये एक्सपेंस होता है या लॉस होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपका एक्सपेंस होता है। Depreciating assets help companies earn revenue from an assets while expensing a portion of its cost each year the assets is in use. If not taken into account, can greatly affect profits. Businesses can depreciate long-term assets for both tax and accounting purpose. For example, companies can take a tax deduction for the cost of the assets, meaning it reduces taxable income. अब डेप्रिसिएशन आपकी कंपनी को फ़ायदा भी देते हैं, रेवेन्यू भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रेवेन्यू किस तरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं? सपोज़ करो आपको फ़ायदा होता है डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालने से। फ़ायदा किस तरह होता है? सपोज़ करो एक हमारे पास इक्विपमेंट की कॉस्ट आती है 5 लाख रुपए। इक्विपमेंट की कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि उसके डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट करते हैं। और अगर सपोज़ करो किसी कंपनी को टैक्स निकालना होगा तो वो इक्विपमेंट की यानी कि डेप्रिसिएशन निकालने के बाद की अमाउंट का टैक्स निकालेगी। सपोज़ करो एक कंपनी के पास इक्विपमेंट है 5 लाख रुपए का। इस 5 लाख रुपए के इक्विपमेंट पे वो टैक्स कैलकुलेट करता है, हर साल टैक्स कैलकुलेट करता है। तो जब उसको अपना यानी कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है हर साल, अब जो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करने के बाद उसको इक्विपमेंट पे अपना टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज़ करो एक साल में आपकी वैल्यू 5 लाख रुपए से कम होके वो वैल्यू इक्विपमेंट की रह गई 4 लाख रुपए। तो अब जो टैक्स जो कंपनी अपने इक्विपमेंट में कैलकुलेट करेगी वो 5 लाख से नहीं करेगी, वो बल्कि करेगी 4 लाख से। तो 4 लाख पे जब कैलकुलेशन होगी यानी कि इनकम टैक्स की जब कैलकुलेशन होगी तो ऑब्वियसली टैक्स आपका कम निकलेगा। अगर 5 लाख पे हम लोग कर रहे होते तो टैक्स की वैल्यू ज़्यादा निकल रही होती है। तो इस तरह ये आप कंपनी को फ़ायदा भी दे रहा होता है, टैक्स डिडक्शन में भी मदद कर रहा होता है। डेप्रिसिएशन रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।